आज हम सभी लोग सीटेट, टेट और जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनमें बाल विकास, बाल मनोविज्ञान की जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। शुरुआत से हम देखते हैं कि आखिरकार ये बाल विकास और बाल मनोविज्ञान विषय ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या इसकी अवधारणा है। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान ये अवधारणाओं पर आधारित एक विषय है। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे छूट के जाएगा। क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा। अभी आप लोग पढ़ते हैं तो शिक्षा के साथ एक टर्म जुड़ा है, मनोविज्ञान। एंशिएंट पीरियड या प्राचीन काल में शिक्षा के साथ मनोविज्ञान जैसा कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। तो शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। इनके विषय में हम बाद में देखेंगे। शिक्षा क्या है तो किसी ने कह दिया कि आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना शिक्षा है। मनोविज्ञान क्या है तो मनोविज्ञान के विषय में किसी ने 16वीं सदी में कुछ दूसरा कहा, ठीक है, 17वीं शताब्दी में कुछ दूसरा कहा और 20वीं शताब्दी में दूसरा कहा। 16वीं शताब्दी में ये कहा गया कि ये मनोविज्ञान जो है ये आत्मा का विज्ञान है। क्लियर? उसके बाद 17वीं शताब्दी में कहा गया कि ये चेतना का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में ये कहा गया कि ये एक व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने का कारण भी यही है कि शिक्षा व्यवहारिक होती है और मनोविज्ञान को जोड़ने से एक शब्द आता है, एक सभी लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, व्यक्तिगत भिन्नता। यानी प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। ठीक है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई कमजोर है, कोई खेल में निपुण है, कोई तेज है, कोई धीमा है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है। और व्यक्तिगत भिन्नता अगर ना होती, यानी कि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग ना होता, तो शायद मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म ना होता। ठीक? क्लियर? इन सबको हम बाद में देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। अब इसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो शब्द आया बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बाल विकास में आप देखिए, यहां पर बाल और विकास दो शब्द एक साथ प्रयुक्त किए गए हैं, ना कि बाल वृद्धि। इसका मतलब विकास और वृद्धि में कोई ना कोई अंतर तो है। और वो अंतर क्या है? यहां से भी निश्चित तौर पर टेट, सीटेट या अन्य राज्यों के जो टेट के एग्जाम होते हैं, वहां पर विकास और वृद्धि में कौन कौन से अंतर हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको भी हम बाद में देखेंगे जरा। अब जरा आते हैं बाल मनोविज्ञान पे। मैंने मनोविज्ञान आपको बताया कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहार के विज्ञान को बालक की शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया और वही क्या कहलाया? बाल मनोविज्ञान। क्लियर? फिर देखते हैं यहां पर विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने जो कोई भी बालक रहा, उसकी अवस्थाओं को
कई भागों में बांटा, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जब बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था जब बच्चा उससे बड़ा होता है, किशोरावस्था जब बच्चा 18-19 साल तक पहुंचता है तो वो किशोरावस्था कहलाती है। हर एक अवस्था की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। क्लियर? उसी तरह बालक जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो आखिरकार कोई ना कोई कारण तो होते होंगे। ये जरूरी है, कोई ना कोई कारण तो होते होंगे। वही कारण क्या कहलाते हैं? बाल विकास के आधार। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई भी मकान या कोई भी बिल्डिंग खड़ी है तो वो किसी आधार पे खड़ी है, किसी आधार पे खड़ी है। हम खड़े हैं तो हम किसी आधार पे खड़े हैं। वैसे ही बालक का अगर विकास हो रहा है तो वो किसी आधार पे हो रहा है। हाँ, यहां पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। विकास और वृद्धि में एक छोटा सा अंतर है। एक ही अंतर मैं आपको अभी बताऊंगा, बाकी बाद में। वृद्धि जो है वो मूर्त होती है और देखी जा सकती है। जैसे बालक की लंबाई का बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, ठीक है, बालों का बढ़ना, ये सब आपको दिखाई पड़ता है तो ये क्या है? वृद्धि है। इसके बावजूद विकास क्या है? विकास वो चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन होती रहती हैं। जैसे मानसिक, बालक में होने वाले मानसिक परिवर्तन क्या आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनको केवल हम उनका केवल अनुभव कर सकते हैं। तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगे? विकास की श्रेणी में आ जाएंगे। क्लियर है? विकास अमूर्त है और ये मूर्त है। ये दिखाई पड़ता है और ये दिखाई प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता है। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अब देखिए, जब भी विकास शब्द आए तो विकास में शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तनों को हम जोड़ेंगे, दोनों परिवर्तनों को हम रखेंगे। यदि बालक का विकास हो रहा है तो उसके कुछ आधार हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? उन आधारों को डिस्क्राइब किया। उनमें से सबसे पहले वैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग। कौन है? कोहलबर्ग। दूसरे हैं मैकडूगल, तीसरे हैं जीन प्याजे, चौथे हैं वाइगोत्स्की। इन चारों लोगों ने यह बताया कि अलग अलग कारणों से बालक का विकास होता है। क्लियर है सभी को? जैसे कोहलबर्ग ने नैतिकता को विकास का आधार बनाया और कोहलबर्ग के विकास सिद्धांत को हम बोलते हैं नैतिकता के विकास का सिद्धांत। तो वो चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, सीधे से प्रश्न पूछ लेते हैं नैतिकता के विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो किसने दिया है भाई साहब? हाँ बोलिए, किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। वैसे ही हमारे जो संवेग हैं, संवेग के आधार पर बालक का विकास होता है, ये चीज बताई मैकडूगल ने। मैकडूगल ने बताया कि जो 14 मूल संवेग हैं उन्हीं के आधार पर ही बालक का विकास होता है। उसके बाद जीन प्याजे आ जाते हैं। जीन प्याजे संज्ञान को आधार बनाते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन प्याजे। इन्होंने कहा कि संज्ञान के माध्यम से ही बच्चा या बच्चे का विकास होता है। उसके बाद वाइगोत्स्की आते हैं। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया उसे हम कहते हैं संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत। संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत।
इसी को हम ZPD का सिद्धांत भी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत। कहीं कहीं इसे हम सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, बाकी बातें हम बाद में पढ़ेंगे, शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, विकास क्या है, वृद्धि क्या है। जो मुख्य टॉपिक है जहां से सीटेट और टेट में मुख्यतः कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, हमें उनको देखना है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को एकदम याद कर लीजिए कि जैसे नैतिकता के विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलबर्ग ने। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, मैकडूगल ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन प्याजे ने। संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की ने। ठीक है, तो या ZPD का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की ने। ये 4 चीजें, ये 4 नाम आपको बिल्कुल रट लेने हैं। कम से कम सीटेट में 3 से 4 नंबर का यहां से पूछा जाता है। ठीक है, मैं इनसे संबंधित प्रश्नों को भी आगे मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद में एक जो है कोहलबर्ग नैतिकता के विकास के सिद्धांत, मैकडूगल का संवेगात्मक विकास, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक, वाइगोस्की का संभावित, इन सबको डिस्क्राइब करूंगा। तो हम पहले आते हैं कोहलबर्ग पे। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में जो आधार बनाया, वो आधार बनाया नैतिकता को। नैतिकता को आधार बनाया और नैतिकता को आधार बनाया और आधार बना के उन्होंने विकास की 3 अवस्थाएं बताई। पहली है पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी है परंपरागत अवस्था और तीसरी है उत्तर परंपरागत अवस्था। इसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या लेटर कन्वेंशनल स्टेज। देखिए सबका समय दिया हुआ है, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक वो अवस्था कहलाती है पूर्व परंपरागत अवस्था। 8 वर्ष से लगा के 13 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है परंपरागत अवस्था। 13 वर्ष से लगा के 19 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है उत्तर परंपरागत अवस्था। क्लियर? हाँ, एक चीज और है, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिलेंगी, अलग अलग ये हो सकता है 1-2 वर्षों का फर्क मिले, लेकिन उस पर मत जाइएगा, इसी के नजदीक रहिएगा। अगर 4 से 8 भी आ जाता है तब भी वो सही माना जाएगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी गई हैं। ठीक है, पूर्व परंपरागत, इसमें देखिएगा आप कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत, मेरे साथ याद करिए सभी लोग। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की कुल 3 उप अवस्थाएं हैं, जिनमें से पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद है परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या लेटर कन्वेंशनल स्टेज। यहां पर इन 3 अवस्थाओं को हम 2-2 उप अवस्थाओं में बांट देते हैं, 2-2 उप अवस्थाओं में बांट देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पे एक शब्द हर एक उप अवस्था में आया है और वो शब्द है परंपरागत, कन्वेंशनल। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में अगर आप देखेंगे तो पूर्व परंपरागत अवस्था में जो पहली अवस्था है वो है, पूर्व परंपरागत अवस्था में पहली जो उप अवस्था है वो है आदेश एवं दंड की अवस्था। आदेश एवं दंड की अवस्था, आदेश और दंड की अवस्था। ठीक है, आदेश और दंड की अवस्था, आदेश और दंड की अवस्था। आदेश एवं दंड की अवस्था क्या है? आप
थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाइए, प्रैक्टिकल हो जाइए और यहाँ पे अपने आसपास के बच्चे या घर के बच्चों को देखिए कि जो इस एज में होते हैं वो किसी भी कार्य को या किसी भी उनके कार्य करने का आधार भय, पुरस्कार, आदेश, दंड यही होता है। जब आप कोई आदेश देते हो बच्चा तभी कुछ कार्य करता है। इसीलिए पूर्व परंपरागत अवस्था में जो 3 से 7 की अवस्था है, तो जो पहले 3 से 7 तो यहां पहले जो है वो अवस्था लागू होती है पूर्व परंपरागत अवस्था। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरी अवस्था लागू हो जाएगी। तो 3 से 7 में होता क्या है, जब बच्चे को हम आदेश देते हैं या कोई दंड या पुरस्कार, बच्चा तभी कार्य करने के लिए तैयार होता है। क्लियर? इसके बाद पूर्व परंपरागत अवस्था की एक दूसरी उप अवस्था है जिसे हम कहते हैं स्वकेंद्रित अवस्था। क्या बोलते हैं? स्वकेंद्रित अवस्था। याद करिए मेरे साथ, कोहलबर्ग ने नैतिकता का विकास का सिद्धांत दिया और नैतिकता के विकास के सिद्धांत को हम 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत अवस्था में 2 उप अवस्थाएं हैं, आदेश एवं दंड की अवस्था और दूसरी स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था क्या है? स्वकेंद्रित अवस्था में बच्चा अब यह समझने लगता है कि कोई भी कार्य हम क्यों करें। अर्थात जैसे हम किसी बच्चे को कुछ सामान लाने के लिए भेजते हैं तो अब वह सामान लाने के बदले उसको भी कुछ चाहिए। यानी जैसे आपने 10 रुपए का नोट दिया, 9 रुपए का सामान मंगाया, तो अब उसकी इच्छा होती है कि 1 रुपए उसका हो जाए या 1 रुपए वो खर्च कर सके। इसे ही हम स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं, जहां पर बच्चा अपने बारे में भी सोचने लगता है। ठीक है, सभी को इतना क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी अवस्था एक आती है परंपरागत। अच्छा, ये पूर्व परंपरागत क्यों कहा हमने? इसमें पूर्व परंपरागत इसलिए कहा 3 से 7 वर्ष जो आयु होती है उसमें बच्चे का ना तो पूर्ण रूप से शारीरिक विकास होता है और ना मानसिक विकास होता है। वो केवल किस पे कार्य करता है? परंपराओं पर। जो परंपराएं, ठीक है, और परंपराओं से भी वो परिचित कब होता है? आदेश या दंड के माध्यम से। वैसे ही एज बढ़ती है बच्चे की, 8 से 13 वर्ग का जो बच्चा है, इस आयु वर्ग का जो बच्चा है, वो उन कार्यों को करता है जो घर में कार्य चले आ रहे हैं, यानी जो परंपरा के रूप में बना हुआ है, जो परंपराएं जिनको फॉलो किया जा रहा है, बच्चा अब उन्हीं को फॉलो करता है। इसकी भी 2 उप अवस्थाएं हैं, इसकी भी 2 उप अवस्थाएं हैं। इसकी 2 उप अवस्थाएं हैं। उनको सबसे पहले हम कहते हैं प्रशंसा एवं निंदा की अवस्था। क्या बोलते हैं? प्रशंसा एवं निंदा की अवस्था। प्रशंसा एवं निंदा की अवस्था। प्रशंसा, निंदा। ठीक। और दूसरी जो उपावस्था होती है उसे हम बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ये 2 उप अवस्थाएं हो जाती हैं किसकी? परंपरागत अवस्था की। परंपरागत अवस्था की। परंपरागत अवस्था में क्या होता है? 2 उप अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली उप अवस्था है प्रशंसा एवं निंदा की अवस्था
और दूसरी उपावस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा एवं निंदा, बालक जब परंपरागत अवस्था में आता है तो वह प्रशंसा और निंदा को भली भांति समझने लगता है, अर्थात अब वह समाज में वो कार्य करता है जिनकी प्रशंसा की जाए और वो कार्य नहीं करता है जिससे समाज में उसकी निंदा हो। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को, विधियों को, कानूनों को अब बच्चा समझने लगता है। बहुत अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन पहले की अपेक्षा अधिक समझने लगता है। अब उनका वो पालन करने लगता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। कोलबर्ग नैतिकता का विकास का सिद्धांत, इनकी 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत की 2 उप अवस्थाएं हैं, आदेश एवं दंड की अवस्था और स्वकेंद्रित अवस्था। परंपरागत अवस्था 8 से 13 वर्ष, जिससे पहली उप अवस्था है प्रशंसा एवं निंदा की अवस्था, दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं जरा उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था में सबसे पहले, उत्तर परंपरागत अवस्था में सबसे पहले इसकी 2 उप अवस्थाओं के विषय में देखेंगे। सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक संपर्क की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक सम्मान की अवस्था। ठीक, इसके बाद इसकी एक अगली अवस्था है जिसे हम बोलते हैं विवेक की अवस्था, आशय की अवस्था, विचार की अवस्था। विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था, विचार की अवस्था, आशय की अवस्था। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे अगर आप ढंग से देखें तो आपको एक चीज दिखेगी कि उत्तर परंपरागत अवस्था यानी 13 से 19 या उससे अधिक की अवस्था आने पर बालक में बहुत से परिवर्तन आ जाते हैं। जो बालक अभी तक परंपराओं पर या परंपराएं चली आ रही थी उनको फॉलो कर रहा था, अब वो समाज के साथ समझौता स्थापित कर लेता है और समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का सम्मान करता है। और ये कौन सी अवस्था होती है? सामाजिक समझौते की अवस्था, जो कि 13 से 19 वर्ष की आयु में। क्लियर है? यहां पे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, उत्तर परंपरागत की अंतिम उपावस्था है विचार या विवेक या आशय की अवस्था। यहां पर बालक, इस आयु वर्ग में बालक ये समझने लगता है कि जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, समाज ने जो नियम बनाए हैं, उनको तोड़ा भी जा सकता है या उनको बदला भी जा सकता है यदि समाज की सहमति हो तो।
ठीक है ना। आप किसी भी व्यवस्था को उठा लीजिए, बहुत सारी हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिन्हें बदला गया, वो भी समाज की सहमति से बदला गया। इस अवस्था में बालक समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को उसी रूप में स्वीकार नहीं करता है, बल्कि अब उसके दिमाग में एक शब्द आ जाता है। वो शब्द कौन सा है? तर्क का। अब वो हर एक चीज में तर्क करता है और तर्क के आधार पर ही चीजों को स्वीकार करता है। क्लियर? वो जानता है कि जब हम कौन सा नियम मेरे लिए ABCD कौन, ये 4 नियम हैं, इसमें से कौन सा नियम मेरे लिए उपयुक्त है, तो इसका विचार बालक स्वयं करता है और अपने द्वारा बनाए गए नियमों पर ही बालक चलता है। क्लियर? बालक यह भी जानता है इस अवस्था में, उत्तर परंपरागत अवस्था में, कि समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को आवश्यकता पड़ने पर उनको तोड़ा भी जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप इस आयु वर्ग में आते हैं, 13 से 19 के आयु वर्ग में आते हैं, और आप रेड सिग्नल या चौराहे पे आप हैं, रेड सिग्नल है, आप इस तरफ हैं और आपका दोस्त यहां कहीं घायल पड़ा है, तो रेड सिग्नल को आप तोड़ेंगे या रेड सिग्नल खुलने का आप इंतजार करेंगे? मुझे लगता है या सभी को लगता है कि रेड सिग्नल क्रॉस कर देंगे, यानी आपने समाज के द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ दिया जानते हुए भी। यहीं पर एक चीज और आती है, मैं आपको बता दूं, कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत में एक कहानी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो बहुत पूछी जाती है, हेंज की दुविधा। क्या पूछा जाता है? हेंज की दुविधा। तो प्रश्न कभी कभी सीधे भी बन सकता है, हेंज की दुविधा का संबंध किस सिद्धांत से है? तो आप बता सकते हो कि कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत से है। हेंज की दुविधा, या इससे हम हेंज डिलेमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेंज डिलेमा। फिर से वही चीज, प्रश्न बनेगा, हेंज डिलेमा का संबंध बाल विकास या बाल विकास के किस सिद्धांत से है? तो किस सिद्धांत से है भाई? कोहलबर्ग के नैतिकता के विकास के सिद्धांत से। क्लियर सभी को? सभी लोग इसको एक बार दोहराएंगे और किताब में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। मुझे लगता है कि कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।